हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2025 का पेपर जो कि सितंबर में हुआ था, 13 सितंबर को। और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ऐसे करते करते हम बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 25 में, 24 में, 23 में, अलग अलग शिफ्ट के ऑल द क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following statement correctly reflect India's recent digital governance initiative? अच्छा क्वेश्चन है, आप बताएं। क्वेश्चन को पॉज करें और इसका आंसर बताएं। तो पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिजी लॉकर इनेबल्स सिटीजन्स टू स्टोर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डिजिटली। बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 2 कह रहा है भारत नेट फोकसेस ऑन अर्बन मेट्रो कनेक्टिविटी ओनली। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम वहाँ पे बहुत अटेंटिव रहें, अवेयर रहें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम जो ओनली होता है क्वेश्चंस के अंदर वो रॉन्ग होता है, ऐसा हमने देखा है, ऐसा हम मानते हैं। बहुत सारे पेपर मैंने सॉल्व किए हैं यूपीएससी के, पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, एसएससी। तो मैंने वहाँ पे देखा है कि ऐसे जितने भी एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, ओनली, रेयरली, ड्रास्टिकली, तो ऐसे वर्ड्स पे हमें फोकस करना है और हमें सोचना है कि क्या ये गलत हो सकता है स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे डेफिनेटली ओनली नहीं होता है, ठीक है। भारत जो नेट है वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए काम करता है रूरल पंचायत के अंदर। और यहाँ पे कह रहा है कि अर्बन मेट्रो कनेक्टिविटी ओनली, तो ओनली वाला हमें ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ टाइम गलत होता है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। तो अब ये इनकरेक्ट हो गया, तो सही इसका आंसर क्या है फिर? तो सही है ओनली वन। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब यहां पे अजर्सन और रीजन यानी अभिकथन और कारण दिए गए हैं। जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। बिल्कुल सही बात है। और अगर आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में जीएसटी के बारे में कुछ भी, तो आप जानते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा लिखी हुई है, बहुत सिंपल सा टर्म लिखा हुआ है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। अब इसका रीजन दे रहा है कि जीएसटी इज लेविड ओनली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग। अब फिर से यहाँ पे ओनली आ गया, ओनली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ भी अब देखोगे ए करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है। तो पहला कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, नो, ये भी नहीं होगा। तो ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं भी पता होता तो हमने ओनली को फोकस करके दो क्वेश्चंस गेन कर लिए हैं, दो क्वेश्चंस हमने सही कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो आरटीआई है, जो एक्ट है, वो 2005 का है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो एक्ट का ईयर पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है 2005 का है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब सिंपल सी बात है, सरकार के कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, सरकार की कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा ये अधिकार है, एज ए नागरिक अधिकार है कि हम उसको जाने। तो आरटीआई, फिर हम आरटीआई फाइल करते हैं, हम उसके तहत फिर सरकार हमको बताती है उसके बारे में। वो अलग बात है कि कभी कभी सरकार नहीं भी बताती है, ठीक है। तो इसमें हम अगर देखें तो कह रहा है कि टू रेगुलेट मीडिया, नो, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सरकार से उसकी जो भी वो प्रोजेक्ट कर रही है या जो भी चीज़ें वो कर रही है, अगर हम उनसे वो पूछेंगे कि आपने कितना पैसा खर्च किया इस प्रोजेक्ट में, हमें बताओ, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी सामने आएगी, इससे पारदर्शिता आएगी, सरकार सही तरीके से कार्य करेगी। इसीलिए इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। और बाकी टू कंट्रोल इलेक्शन, नोबडी कैन कंट्रोल इलेक्शन, राइट। टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, कोई इसका लॉजिक नहीं है। आंसर इज बी। आसान सवाल है। क्वेश्चन 29, व्हाट चेंज डिड द चार्टर एक्ट ऑफ द 1813 ब्रिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी? ठीक है, कह रहा है कि व्हाट चेंज डिड द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ब्रिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? 1813 के चार्टर अधिनियम
ने ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या बदलाव किया? ठीक है, तो आप जानेंगे कि 1813 का जो एक्ट लाया गया था, इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, लेकिन स्टिल ट्रेड ऑफ टी एंड विद चाइना एंड ट्रेड विद चाइना ये कंटिन्यू रहा, ये चलता रहा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। 1813 के एक्ट के तहत जितने भी मोनोपोली थी कंपनी की, उसको बंद कर दिया, अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन जो ट्रेड ऑफ टी, जो चाय का व्यापार था और जो चीन से व्यापार था, वो चलता रहा। ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इनेबल्ड कंपनीज ट्रेड मोनोपोली, अबॉलिश्ड कंपनीज रूल, इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल सफरेज, क्रिएटेड प्रोविंशियल, कुछ नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? एंडेड। ठीक है, सॉरी, इट वाज एंडेड कंपनीज ट्रेड मोनोपोली। बहुत आसान सवाल है। एक चीज अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो 1833 का भी एक एक्ट लाया गया था। ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस एक्ट को कहा जाता है, ये एक्ट ऑल्सो कॉल्ड सेंट हेलेना एक्ट। कमेंट में लिखो कि कितने लोगों को पता था कि इस एक्ट को, 1833 का जो एक्ट है, उसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आप कमेंट में बताओ कि आपको पता था कि नहीं पता था। और हम जानते हैं कि इस एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल, इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल, उसको अपॉइंट किया गया, उसको नियुक्त किया गया। और वो कौन थे? विलियम बेंटिक। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और बहुत सी बातें हैं इसके बारे में। एक बात और ध्यान रखेंगे आप, 1813 का जो एक्ट लाया गया था, इसमें क्या हुआ था? इसमें जो कंपनी का जो ट्रेड अथॉरिटी थी, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, और यहां से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई कंपनी इस एक्ट के तहत। तो उसने ट्रेड, व्यापार को अबॉलिश कर दिया और कंप्लीटली क्या कर दिया? प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन में इंटर कर गई, तो प्रशासन में इंटर कर गई। 30. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेड फोर्ट आर करेक्ट? लाल किले के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, डेफिनेटली करेक्ट है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दिल्ली में है, और दिल्ली में कौन सी रिवर है? यमुना रिवर है, तो करेक्ट है। इट सर्व्ड एज द मेन रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, ऑल आर करेक्ट। आसान सवाल है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आई होप आप आंसर करोगे। शाहजहां ने तख्त ए तौस बनवाया था, जिसको हमने कहा था मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे लोकेटेड था उस समय जब इसको बनवाया गया था? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इसको कोई व्यक्ति इंडिया से लूट के ले गया था, उसका नाम क्या था? ये दो क्वेश्चंस आप कमेंट में लिखेंगे। मूव करते हैं आगे। 31. अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स, विच फैक्टर हैज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड ग्लोबल पीस ट्रेंड्स? तो कह रहा है कि हालिया रिपोर्टों के अनुसार किस कारक ने वैश्विक शांति प्रवृत्तियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया? तो अभी अगर आप देखोगे, जितनी टेंशंस पिछले 2-3 वर्षों में चल रही हैं, उसको अगर देखोगे तो आराम से आप कर लोगे। आसान सवाल है, बी इज द करेक्ट आंसर। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, अलग अलग देशों के साथ, ठीक है, संघर्ष चल रहा है, और बहुत सारे ग्लोबल पीस डिस्टर्ब है।
तो आप इसको आराम से सोच के कर सकते हो, आसान सवाल है। 32, द डिपेंडेंसी रेशियो रिफर्स टू, क्या होता है, याद रखना 0 से 14 जो एज के लोग होते हैं प्लस 60 ईयर या फिर उसके आगे प्लस जो एज के लोग होते हैं, ठीक है, ये नॉन वर्किंग होते हैं। और अगर हम इसका निकालेंगे रेशियो क्या निकलेगा, मतलब ये जो 0 से 14 एज है ये कह सकते हो डिपेंडेंट है, और 60 या फिर उससे ज़्यादा के लोग जो होंगे वो भी डिपेंडेंट होंगे। अब यहाँ पे अगर आप निकालोगे इनका रेशियो क्या है, तो आप देखोगे कि 15 से 59 जो एज के जो लोग हैं, ठीक है, इंटू 100, ऐसा करने से आप निकाल सकते हो रेशियो को। तो बहुत आसान है। तो आप यहाँ पे देखो रेशियो ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, नो, रेशियो ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन टू वर्किंग पॉपुलेशन। तो आप देखोगे कि जितना भी मैंने ऊपर लिखा है 0 से 14 एज, 6 और प्लस 60 या फिर उससे ज़्यादा के एज, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ठीक है, ये डिपेंडेंट है, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है, या पेंशन पे डिपेंडेंट है। और अगर आप देखोगे नीचे क्या लिखा है, वर्किंग पॉपुलेशन, तो जो नीचे का जो पार्ट है 15 से 59 ये वर्किंग है, तो इसका यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, विच स्टेटमेंट हाईलाइट्स अ की फीचर ऑफ इंडिया आईटी इंडस्ट्री, कह रहा है कौन सा कथन भारत के आईटी उद्योग की एक प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालता है। डिपेंड्स इंटायरली ऑन द इंपोर्ट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल आउटसोर्सिंग प्रेजेंस, बिल्कुल सही बात है, हमारा आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है और हम क्या करते हैं, बहुत स्ट्रांग हैं इन द ग्लोबल आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो ग्लोबल आउटसोर्सिंग में हम बहुत स्ट्रांग हैं और हमारी प्रेजेंस बहुत अच्छी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, कह रहा है कि अंडर रिसेंट क्लाइमेट एक्शन प्लान विच सेक्टर रिसीव्स मेजर फोकस फॉर अडेप्टेशन, हालिया जलवायु कार्य योजनाओं के तहत अनुकूलन के लिए किस क्षेत्र पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है। तो अभी अगर आप देखोगे कि क्लाइमेट एक्शन प्लान्स जो भी उसके अगर अंडर हम देखें विच सेक्टर रिसीव्स मेजर फोकस फॉर एडेप्टेशन, तो डिफेंस, एग्रीकल्चर, स्पेस, बैंकिंग, तो आप ध्यान रखोगे इसका आंसर बी है, दैट मीन्स एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हालिया जलवायु कार्य योजनाओं के तहत अनुकूलन के लिए किस क्षेत्र पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है, तो इसका आंसर क्या है, कृषि पे प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है। आई होप आप कमेंट में इसको आंसर कर चुके होंगे, देखते आपने आंसर कर दिया होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको करके आना है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन करके नहीं आओगे तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, ठीक है। आपको सारे आर्टिकल याद करने जितने इंपॉर्टेंट हैं, फिलहाल तो 400 प्लस आर्टिकल्स हैं, 465 प्लस आर्टिकल होंगे, ठीक है, मोस्टली, तो वो सारे याद नहीं करने हैं हमको, जो मेन आर्टिकल ना वो याद करने हैं, ठीक है। अगर वक्त मिलेगा तो मैं फिर ऐसे आर्टिकल्स पे वीडियो बना दूंगा जो ज़रूरी आर्टिकल हैं, जो आपको याद करने ही करने हैं, भले एसएससी, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो आप, वो आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन, तो आपको पता है इसका आंसर है आर्टिकल 75, इसके तहत अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इसकी बात की गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूँ सिर्फ इसको डिस्कस करके और बाकी का आर्टिकल डिस्कस ना करूँ तो फिर ये नाइंसाफ़ी होगी, एक एक करके डिस्कशन करते हैं अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 72, इसको अगर हम ऐसे पढ़ें 7 और 2, 7 को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, 7 कहते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 2 कहते हैं। अगर हम 7 को पढ़ लें, 7, अगर हम 7 को क्या पढ़ लें, 7 पढ़ लें, ठीक है, 2 तो 2 है ही। तो याद रखना ऐसा व्यक्ति जिसको कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी है और वो राष्ट्रपति को से उसकी क्षमा मांग सकता है,
तो वो जो आर्टिकल है 72 क्या कह रहा है, साथ दो। ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति से बोल रहा है कि साथ दो, अगर साथ दे दिया तो फिर उनको डेथ पेनल्टी पार्डन हो जाएगी, नहीं साथ दिया राष्ट्रपति ने अगर तो फिर फांसी पे उनको चढ़ा दिया जाएगा। तो याद रखना, राष्ट्रपति की क्षमा दान जो शक्ति होती है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो किस में है, आर्टिकल 72 में है। आप याद रखोगे, भूलोगे नहीं, ऐसी मेरी आशा है। आर्टिकल 74 की अगर बात करें तो 74 के अंदर डिस्कशन किया गया है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। आर्टिकल 74 में बोला गया है कि जो मंत्रिपरिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद है, वो राष्ट्रपति को एड सहायता करेगी और सलाह देगी, एडवाइस करेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद के हेड कौन है, तो आप बताओगे इसके हेड है पीएम। तो कह सकते हो कि पीएम एडवाइस करेंगे किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो। तो अगर हम इसमें और बात करें, अच्छा सपोज मान लेते हैं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो एडवाइस किया है, जो एड किया है, एडवाइस किया है राष्ट्रपति को, क्या उसको किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है या उसके ऊपर कोई डिस्कशन हो सकता है? तो याद रखना, इसको किसी भी कोर्ट के अंदर, एनी कोर्ट, किसी कोर्ट में डिस्कशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। और इसका जो प्रोटेक्शन है, मतलब ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि याद रखना, प्रोटेक्शन आर्टिकल 74 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। वो बातें लीक ना हो जाएं पब्लिक में कि वो सरकार और राष्ट्रपति के बीच क्या बातें हो रही हैं, क्या एडवाइस किया जा रहा है, इसीलिए उसको हम किसी कोर्ट के अंदर, किसी भी लॉ के तहत किसी कोर्ट के अंदर उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 76 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 76 सबको पता है, ये बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 36, वाई आर फुटबॉल्स जनरली स्फेरिकल इन शेप? तो आप बताएंगे कि जो फुटबॉल होती है वो स्फेरिकल होती है, वो ऐसी तो होती नहीं है। ठीक है, ना ही वो ऐसी होती है, जनरली कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, राइट। क्यों होती है? ताकि टू इंश्योर यूनिफॉर्म मोशन, जिससे समान गति सुनिश्चित हो पाए। ठीक है, इसका यही आंसर है। प्रोड्यूस फ्रिक्शन इलॉजिकल है, इंक्रीज वेट कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो हम बात करेंगे आगे 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटमॉस्फेयर इज करेक्ट? बहुत आसान सवाल है, आई होप यू कैन डू, राइट। कह रहा है कि ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सभी को पता है कि ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, सबसे निचला पार्ट है एटमॉस्फेयर का। आयोनोस्फेयर लाइज अबव द मेजोस्फेयर। अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखोगे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद फिर क्या है, मीजोस्फेयर। फिर उसके बाद क्या है, थर्मोस्फेयर। फिर उसके बाद क्या है, एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है आयोनोस्फेयर। ठीक है, बेसिक बात क्या कह रहा है, आयोनोस्फेयर लाइज अबव द मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर के ऊपर क्या है, आयोनोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर होता तब भी सही होता, अब यहां पे आयोनोस्फेयर की बात कर रहा है तब भी सही है। तो बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट 1 and 2। ठीक है, आसान सवाल आते हैं, बस हमको सही से रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, 38, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंट्रीब्यूशन
ऑफ कबीर टू इंडियन लिटरेचर। जो संत कबीर हैं, जो बहुत अपने कड़वे वचन बोला करते थे, ठीक है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। ऐसे बहुत सारे उनके दोहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कम से कम 2 से 3 दोहे जरूर लिखेंगे कबीरदास जी के, ठीक है। तो आप अब समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। उन्होंने क्रिटिसाइज किया है सोशल इनइक्वालिटीज को, जितनी भी समाज के अंदर जो असमानताएं थी उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, अपने छंदों के द्वारा, अपने दोहों के द्वारा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, राइट। इससे पेपर आसान तो आ ही नहीं सकता। दिस इज द इजिएस्ट पेपर। 39, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? बताओ, इससे आसान पेपर आ सकता है? तो 25 में जो पेपर हुए हैं एसएससी सीजीएल के, वो कितने आसान बताओ। कुछ कुछ पेपर डिफिकल्ट है, मैंने पेपर सॉल्व किए हैं ढेर सारे, देखे हैं, कुछ कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन मोस्ट ऑफ पेपर इजी ही मिलेंगे आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पावर हाउस, ठीक है। अब ये पावर हाउस क्यों है? क्योंकि एटीपी जनरेट करती है। एटीपी क्या है? एटीपी तो है जिसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। हमारे सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है, ठीक है। अब देखते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है? एनर्जी प्रोडक्शन, बस हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। अगर हम बात करें सेल डिवीजन, तो इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रोसोम, राइट। सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? तो सब जानते हैं सेंट्रोसोम फाउंड इन द एनिमल सेल, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? तो हम जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम। हमारे घर में अलग अलग लेवल पे जो फैमिली है उसमें मेंबर है वो अलग अलग काम करते हैं, उसी प्रकार से हमारे सेल के अंदर भी सबको अलग अलग काम दे दिया गया है। कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कोई वेस्टेज को कम कर रहा है। बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग दिए गए हैं हमारे सेल के अंदर। किसने दिए हैं? ईश्वर ने दिए होंगे, है ना, गॉड ने दिए होंगे। इसका तो पता नहीं किसने दिए, शायद ईश्वर ने दिए होंगे। एनर्जी प्रोडक्शन, तो इसका आंसर हो गया राइबोसोम्स करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? जब ये अटैच हो जाते हैं किससे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर से, तभी प्रोटीन बनती है। और हम जानते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। वेस्ट रिमूवल सबको पता है, ये काम किसका है? लाइसोसोम का काम है। इन्हें कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली इन्हें कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमको डिस्कस भी करना है। बात करते हैं 40, एट द 1980 मॉस्को ओलंपिक्स विच टाइमिंग डिड इंडिया रिकॉर्ड इन मेंस हॉकी फाइनल? कह रहा है कि 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारत ने पुरुष हॉकी में फाइनल में क्या स्कोर दर्ज किया था? तो फिलहाल अगर देखें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप गेसिंग करेंगे तो गलत कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर तो मुझे खुद नहीं मालूम था, मैंने देखा तो इसका आंसर क्या है? 4-3, राइट, ये स्कोर था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ के आना है, आपको इतना लोड नहीं लेना है कि आपको पूरा 25 में 25 क्वेश्चन करके आना है, वो कोई नहीं कर सकता है। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही जाएगा जो हिस्ट्री के ऐसे पॉइंट से होगा, ऐसे जगह से होगा कि आप नहीं कर पाओगे, आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है। तो हमें कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी है, ये हमको आना चाहिए। और कब कैसे आएगा ये हमें? जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। और प्रैक्टिस कैसी करेंगे? जितने पीवाईक्यू में उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आएगा एग्जैक्टली रियल पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। 41 की बात करें तो कह रहा है कि एग्जामिन द स्टेटमेंट अबाउट चंद्रयान 3। अब ये क्वेश्चन तो करने वाला होगा, क्योंकि चंद्रयान, जितने स्पेस मिशन हमारे हैं, गगनयान, चंद्रयान, ठीक है, मंगल के लिए हमारा मिशन जो हमने भेजा हुआ था, उसकी अगर बात करें तो भले वो कितने पुराने हो गए हों लेकिन हमको वो याद रखने हैं, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो मैंने क्लास में जब पढ़ाया है ज्योग्राफी में यूनिवर्स चैप्टर, आपके नोट्स में लिखा होगा, तो उसके अंदर सारी डिस्कशन मैंने किया हुआ है, चंद्रयान 1st, 2nd, 3rd, ठीक है, सारी बातें की हुई है। तो कह रहा है कि इट सक्सेसफुली लैंडेड नियर द मून्स साउथ पोल।
करेक्ट है। कह रहा है कि इट कैरीड एन ऑर्बिटर अलॉन्ग विद द लैंडर एंड रोवर, ऑर्बिटर नहीं, इसी को लेकर के ऑप्शन ओनली 1 बचता है। ठीक है, आप बताओ कि MOM, इसको हम कहते हैं मार्स ऑर्बिटल मिशन, ये कब भेजा गया था, इसका ईयर क्या है? आप हमको बताओ कि चंद्र यान फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इनकी डेट क्या है, या फिर एटलीस्ट इनका ईयर तो आपको बताना ही बताना है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना ही बताना है इनका ईयर। 42। मैं प्लानिंग कर रहा था लाइव क्लास लेने की, लेकिन इंटरनेट अभी तक नहीं सुविधा हो पाई है इंटरनेट की, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये अपलोड करूँगा। रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही इंटरनेट लग जाएगा और स्पीड ठीक ठाक होगी तो फिर हम लाइव क्लास करेंगे। ठीक है, तो लाइव आप फिर कमेंट भी कर सकते हैं, लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट आता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी एज पर द सेंसस 2011? तो बहुत आसान है, जो हमारा नेक्स्ट सेंसस होगा, ठीक है, वो कब होगा आपको कमेंट करना है। वो 26 में होगा, लास्ट में 27 में होगा, ठीक है, या फिर वो 28 में होगा, या फिर वो होगा ही नहीं, आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ तो सबको पता है केरला इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके आगे कोई स्टैंड नहीं करता है, केरला में बहुत हाईएस्ट लिटरेसी है 43। वेयर इज द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम लोकेटेड? आसान सवाल है, प्योरली क्वेश्चन जीके से उठाया गया है, प्योरली। ठीक है, कहाँ पे है फिलहाल? अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2 जगह पे है, 2 प्लेसेस पे है। एक तो केरल में है, दूसरा है दिल्ली में। अब ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में कोलकाता है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या है? दिल्ली, राइट। तो इसका आंसर तो नहीं दिल्ली है, करेक्ट है। अगर ऑप्शन में केरला होता और दिल्ली नहीं होता तो फिर केरला करके आते हैं, राइट। दोनों जगह पे है ये, यानी 2 अलग अलग हैं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन 44। विच कमीशन रिकमेंडेड रिफॉर्म्स इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जब भी हम बात करते हैं सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस की बारे में, तो हमको एक ही नाम याद आता है, वो क्या है? सरकारिया कमीशन। ठीक है, इसकी डेट मुझे शायद याद आ रही है 1983। बाकी आप कमेंट करके बताएं करेक्ट डेट क्या है। ठीक है, कमीशन की। और प्लानिंग कमीशन और इलेक्शन कमीशन और ये फाइनेंस कमीशन पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप देखते ही आप इसको हटा दोगे तुरंत। 45। विच स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो पहले तो आप ये बताओ कि नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है, इन हाउ मेनी फील्ड्स नोबेल प्राइज इज गिवन? तो आप बताओगे कि कितनी फील्ड है, तो 6 फील्ड हैं क्या? 6 फील्ड्स हैं। अगर 6 फील्ड हैं तो कौन कौन सी फील्ड हैं, ये आपको कमेंट में लिखना है, राइट, कि नोबेल प्राइज 6 फील्ड में मिलता है और कौन कौन सी फील्ड है वो। फिजिक्स है क्या? केमिस्ट्री है क्या? बायो है क्या? नहीं नहीं नहीं, बायो तो नहीं होगा, है ना। तो फिर बायो की जगह क्या है? मेडिसिन है क्या? मेडिसिन हो सकता है, ओके। अगर मैं एक और बात करूं, वो है फिजियोलॉजी, क्या वो है क्या? इकोनॉमिक्स है क्या? अगर मैं और बात करूं तो पीस है क्या? कोई छूट तो नहीं रहा है? आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्टली रिप्रेजेंट करता है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। सबको पता है, अगर लिटरेचर की बात होगी तो फिर सिंपल सी बात है, लिटरेचर के बारे में ही दिया जाएगा। अगर उसका प्राइज है रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, बस हो गया, खत्म। मतलब इतना आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 46। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये एक्ट 2013 का है, आपको ध्यान रखना है। समटाइम डेट पूछ लेता है, ठीक है। कह रहा है कि ये प्राइमरीली एम, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रमोट एक्सपोर्ट, नो 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 नो, मतलब फूड सिक्योरिटी एक्ट है और एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा, मतलब कितना नॉनसेंस ऑप्शन बनाया है। प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड, बिल्कुल सही बात है, सिंपल सी बात है, फूड सिक्योरिटी है तो किसके लिए होगा? ताकि सब्सिडी वाला जो फूड है, खाद्य जो है, खाद्यान्न है, वो प्रदान किया जाए कम रेट पर। ठीक है,
इंक्रीज एग्रीकल्चर टैक्सेस, नो नो नो, मतलब फूड सिक्योरिटी एक्ट है और टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया, क्या नॉनसेंस ऑप्शन है। एनकरेज प्राइवेट फार्मिंग, निजी खेती को प्रोत्साहित, बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर आराम से आप कर सकते हो, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ टेरेन आर वाटरफॉल्स मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड। तो किस प्रकार के भूभाग, बेसिकली जो टेरेन होता है उसकी अगर बात करें तो हमारी जियोग्राफी में ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे रॉक वगैरह हो और लैंड वगैरह हो, ठीक है, और थोड़ा सा उबड़ खाबड़ जगह हो, तो वो टेरेन हम इसको कहते हैं, माउंटेन वाला एरिया हो सकता है, राइट। तो ऐसा टेरेन वाटरफॉल जहाँ पे मोस्ट कॉमनली फॉर्म होते हैं। डिजर्ट में कभी आपने देखे वाटरफॉल, रेगिस्तान है वहाँ पे वाटरफॉल है, झरना है, झरना कहाँ से, आसमान से गिरेगा क्या, पॉसिबल ही नहीं, इनकरेक्ट। कोस्टल प्लेन्स, अब अगर आप देखोगे तो ये पूरा हमारा क्या है, कोस्टल प्लेन है, राइट, दिस इज द कोस्टल प्लेन। यहाँ पे वाटरफॉल पॉसिबिलिटी बहुत कम है, राइट। फ्लड प्लेन्स, अब मान लीजिए बाढ़ का मैदान है, नदी आई हुई है, पूरा बाढ़ से पूरा मैदान डूबा हुआ है, जो सबसे सटीक इसका आंसर है वो है पठारी। पठारी मतलब होता है प्लेटू, यानी वहाँ पे माउंटेन रीजन, उबड़ खाबड़ प्लेसेस, रॉकी एरिया रीजन हो सकता है। तो जब नदी का पानी आएगा और वो वेग से बहेगा तो चट्टानों को इरोड करेगा, उनको तोड़ेगा, और फिर उसके बाद में फिर वहाँ से गिरेगा, तो वाटरफॉल बनते हैं। कभी भी आप अगर गए होंगे घूमने विंध्याचल या फिर साउथ इंडिया में अगर आप गए होंगे वेस्टर्न घाट्स, अभी मैं पिछले 4-5 दिन पहले वेस्टर्न घाट्स को मैंने पूरा एक्सप्लोर किया है, काफ़ी जगह मैंने घूमा है। तो मैंने देखा वहाँ पे, जब मैं जा रहा था पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल बारिश जब नहीं हो रही थी तब भी वहाँ पानी, कुछ कुछ पानी की बूंदें गिर रही थी। अगर बारिश होगी तो वहाँ तो बहुत अच्छा वाटरफॉल क्रिएट होगा, डेवलप होगा। तो आगे बात करें 48, इन इंडियन फिलोसफी विच टू मेजर पाथ्स टू लिबरेशन आर एम्फेसाइज्ड। भारतीय दर्शन में मुक्ति के किन दो प्रमुख मार्गों पर जोर दिया गया है। पहला है कर्म और ज्ञान, भक्ति और योग, धर्म और अर्थ, मोक्ष और काम। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा, है ना। अगर अच्छे कर्म कर रहे हो, ज्ञान अगर आपके अंदर है, तो फिर मोक्ष मिलने की संभावना है। लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध या फिर महावीर, इन लोगों ने किस पे काम किया, इन लोगों ने ज्ञान पे काम किया, कर्म पे काम किया। कृष्ण, भगवत गीता में कृष्ण ने किस पे जोर दिया, कर्म पे जोर दिया, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माते संगस्त्व कर्मणि। तो सबको पता है, तो आंसर क्या होगा, कर्म और ज्ञान। क्वेश्चन 49, वाई इज एल्यूमिनियम वाइडली यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट। अब सबको पता है एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम इस्तेमाल करेंगे लोहे का तो फिर मोस्ट पॉसिबल है कि जंग लग जाएगी, उसके अंदर बहुत भारी भरकम हो जाएगा, है ना, इसीलिए नहीं करते हैं उस लोहे का या फिर किसी अदर मेटल का जो रस्टिंग के लिए उपयुक्त हो, तो उसको हम हटा देते हैं। और एल्युमिनियम बहुत अच्छा मेटल है, क्या करता है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, यानी जंग नहीं लगती है उसमें, लाइट वेट है, हल्का है। और हमें यही चाहिए कि हम अगर बहुत भारी भरकम बना देंगे हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज़, तो उसको हवा में वो जाएगा तो भारी हो जाएगा। तो हमको चाहिए कि बहुत स्ट्रांग भी हो, लाइट भी हो और जंग ना लगे उसमें। ठीक है, तो हो गया हमारा आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कोशिश तो यही रहेगी कि आपको हर रोज क्वेश्चन मिलते रहें, ठीक है। हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मेट्रो रेल। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये स्टैटिक जीके से लिया गया है, ठीक है, 100%। अगर आपको पता है तो फिर ठीक है, नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं, पता करना है। तभी तो स्टैटिक जीके वाला पार्ट आपको पढ़ना है, जिसके अंदर हम ऐसी बहुत सारी बातें जो कि जीके का पार्ट है वो आपके स्ट्रांग हो पाए। जीएस के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस
वो स्ट्रॉन्ग तो हमें करना ही है, राइट। उसके अलावा हमको जीके का पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, और प्लस करंट अफेयर अगर पढ़ ली हमने कुछ तो फिर अब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबको पता है इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस देखे और आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी सहज फील किया होगा, क्योंकि हमने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जहाँ पे मुझे लगा कि इन क्वेश्चंस को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए, वहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी उसको अच्छे से किया है। और बाकी जहाँ लगा कि कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, उनको छोड़ देते हैं आराम से, आप भी जानते हैं उनके बारे में कि क्या उस क्वेश्चन की औकात है, तो उसको हमने छोड़ दिया। तो बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको आज का सेशन, और आशा यही रहेगी कि ऐसे सेशन आपको मिलते रहे लगातार, ठीक है। अभी आपको हिस्ट्री की सीरीज़ मिलेगी जिसके अंदर हम सारे एमसीक्यू फ्रॉम द एंशियंट, मेडिवल एंड द मॉडर्न सारे एमसीक्यू करेंगे धीरे धीरे। ज्योग्राफी की भी सीरीज़ में लेके आऊँगा जिसके अंदर ज्योग्राफी की हम बात करेंगे धीरे धीरे, राइट। तो धीरे धीरे चीज़ें होती रहेंगी, आप अच्छे से मेहनत करते रहेंगे, सफलता मिल जाएगी, ठीक है। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से, ठीक है, जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज की वीडियो में यहीं तक है, थैंक यू।